जो बात करें इंडिया की, वहाँ उनके तो हमें उनके अपने लोगों को ये नहीं पता होता कि आर्मी चीफ का नाम क्या है, हमें भी नहीं पता। हम्म। लेकिन यहाँ पर तो उन कंट्रीज में नौबत ही नहीं आती कि कोई वजीर आजम या साबिक वजीर आजम उठ के ये कहे कि ये जो कुछ हुआ इसमें ये अमल दखल है, मैं इसका नाम ले रहा हूँ। कॉर्नफ्लेक्स बनाए तो आप समझ लीजिए कि उसकी औकात क्या होगी। अब तो सुना है वो फ्रोजन पीस भी बनाते हैं, ये मटर जो है, मटर भी छिलते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल है। मैं बताइए आप, जब किसी दुनिया की फौज के बिस्किट बनाना, कॉर्नफ्लेक्स और मटर, कल को क्या ये खड़े मसाले का गोश्त बना के बेचेंगे। और वो हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, पाकिस्तानी आर्मी का पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की राजनीति में बहुत ही अहम रोल होता है। आज इसी चीज का विश्लेषण हामिद वसीम, तारिक फतेह, आरजू काजमी और साथ में आलिया भट्ट ने किया है। उन्होंने कैसे बताया है कि पाकिस्तानी फौज कैसे कैसे हथकंडे अपनाती रहती है पाकिस्तान की राजनीति पे अपना प्रभाव रखने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान में जो एक सियासत छिड़ी हुई है कि पाकिस्तान का अगला आर्मी प्रमुख किसे नियुक्त किया जाए, तो कहीं ना कहीं हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि उनका आर्मी जो प्रमुख है, जनरल है, बाजवा के रिटायर होते ही उनकी पार्टी का, उनके फेवर का बंदा किसी न किसी तरीके से आर्मी की कमान संभाले। क्योंकि आने वाले समय में पाकिस्तान के हालात, पॉलिटिकल सिचुएशन और जो सिचुएशन रहनी है वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी जनरल के हाथ में रहनी है। क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास ये कहता है कि जब आर्मी ने चाहे तब पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी था, उसको अपदस्थ पाकिस्तान की आर्मी ने अपने दम पे किया है और हर समय मार्शल लॉ की सिचुएशन बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं आज ये विश्लेषण हामिद वसीम ने किया है। तो दोस्तों देखिए, डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सर, पाकिस्तान में जो हंगामा चल रहा है, लॉन्ग मार्च, कभी लोग कहते हैं टांग मार्च, उनके इमरान खान के मुखालिफ इस किस्म की बातें भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर आपसे मैं समझना चाहूंगी कि बहुत से हमारे इंडियन दोस्त जो है बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कभी फौज को ऐसे ललकारा नहीं किसी ने, और इमरान खान जो है वो फौज को उसकी जगह पे लेके जा रहे हैं, हम तो उनके फैन हो गए। तो क्या वाकई में आप देख रहे हैं कि इमरान खान ने कुछ बदल दिया है, या इमरान खान वाकई में फौज को कुछ अपनी जगह पे लेके जा रहे हैं? मतलब कि जो फौज के अंदर जो एक स्प्लिट जो बड़ी पुरानी है, वो कुछ दारू पीने वाले जनरल होते हैं और कुछ वो दाढ़ी रखने वाले जनरल होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, द विस्की जनरल्स आर डिफरेंट देन दी जिहादी जनरल्स। तो वो जो ओल्ड चैप, माय चैप, वो बड़ी है, वो अलग कैटेगरी है जो स्कॉच पीने वाली है, और वो मूंछों के बगैर दाढ़ी रखते हैं जनरल, वो अलग है। ये स्प्लिट तो काफी पुरानी हो चुकी है अभी तक, कि कुछ जो हैं वो अपने आप को मोहम्मद बिन कासिम की रूटीन में देखते हैं और कुछ अपने आप को लॉर्ड माउंटबेटन के उसमें देखते हैं कि हम तो अंग्रेज का फौज था, हमको ड्यूटी दिया था कि पाकिस्तान का ऐसा ऐसा कर दियो, तो कर रहे हैं। वो उनको दूसरे पार्टी को ये कि हमको हुक्म आया था कि पाकिस्तान के अंदर इस्लाम था। ये दोनों का खेल है। इसमें बाकी लोग जो है पिसे हुए कि ना कोई आगे बढ़ेगा ना पीछे हटेगा। और डिवीजन क्या है? पैसे का लूटमार है। देयर बिलियंस ऑफ डॉलर्स दैट हैव टू बी टेकन इन कॉन्ट्रैक्ट। जब फौज कॉर्नफ्लेक्स बनाए तो आप समझ लीजिए कि उसकी औकात क्या होगी। अब तो सुना है वो फ्रोजन पीस भी बनाते हैं, ये मटर जो है, मटर भी छिलते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल है। मैं बताइए आप, जब किसी दुनिया की फौज के बिस्किट बनाना, कॉर्नफ्लेक्स और मटर, कल को क्या ये खड़े मसाले का गोश्त बना के बेचेंगे। और वो मतलब क्या, जो बात करें इंडिया की, वहाँ उनके तो हमें उनके अपने लोगों को ये नहीं पता होता कि आर्मी चीफ का नाम क्या है, हमें भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पर तो उन कंट्रीज में नौबत ही नहीं आती कि कोई वजीर आजम या साबिक वजीर आजम उठ के ये कहे कि ये जो कुछ हुआ इसमें ये अमल दखल है, मैं इसका नाम ले रहा हूँ, जिसकी बिना पर फिर पता चलता है कि नाम ये तो मजाल नहीं है किसी की कोई कर सके। तो क्या आप नहीं समझते कि अगर जिस तरह हमने देखा कि हमारी तो तारीख है कि वज़ीर आजम कत्ल होते रहे, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो अनोखी और पहली दफा हो रही है और हम कहें हैं अच्छा नहीं ये तो ऐसे ही कह रहा है।
ये तो हमारी तारीख मौजूद है, तो फिर तो इस चीज को देखा जाना चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, इस बात पे मैंने आपसे ये कहा कि क्या वजह है कि हम जमहूरियत के उस करीब भी नहीं पहुंच सके जहां पर लोगों ने वो हासिल करके वो उससे निकली, मतलब कभी उसमें शामिल ही नहीं हुए ऐसे किसी फड्डे में, और वो तरक्कियां कर रहे हैं। ये मेरा कहने का मतलब था। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि वो जो ये बात कह रहे हैं ना कि मुझे पता है ये लोग हैं, मैं उस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन उस बात के लिए कुछ स्पेशल सेटिंग बनाने की जो है वो जो मुतालबा कर रहे हैं वो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं ना किसी भी स्पेशल सेटिंग की, तो इसका मतलब ये है कि रूल ऑफ लॉ का मतलब तो ये है ना कि सबके लिए बराबर है। तो अगर यही केस किसी और के साथ होगा तो आम थाने में उस पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगी। तो वो बात मैं कर रहा हूँ। जहां तक उनको नॉमिनेट करने का ताल्लुक है उस पे मुझे कोई एतराज नहीं है। नॉमिनेट करना हर मुल्जम का ये हक है कि वो अपने शक का, सारी मुल्जम मैंने कहा हर एप्लीकेंट का जो विक्टिम है उसका ये हक है कि वो नॉमिनेट करे जिस पे उसको शक है। इसलिए उन्होंने जो लोग नॉमिनेट किए हैं उस पे मुझे एतराज नहीं कि ये नॉमिनेट क्यों किए, लेकिन आप नॉमिनेट करके तो साथ में ये शर्त रखें कि इनको आप डिसमिस कर दें, वरना मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले ही तय कर लिया ना एज ए प्रोसिक्यूटर और एज ए जज कि इन्होंने ये जुर्म किया हुआ है। आपको जब उन पे शक है तो आप ये मुतालबा करें कि आप इनके खिलाफ पर्चे दर्ज करें और इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करें। जी जी बिल्कुल, उनका हाँ मुतालबा तो जी मुतालबा तो उनका यही है, लेकिन वो तो हो नहीं सकता शायद वो भी तक आप देख ये वजह। लेकिन सर उससे भी हटके मैं ये कह रही हूँ कि नॉमिनेशन वगैरह ये भी सब, मतलब वो जो बातें करें वो तो हम जानते हैं, जो कन्फ्रंटेशन चल रही है उनकी, जिस तरीके से वो एक अरसे से जो कैंपेन चला रही है, हम तो उसको कंडेम भी करते रहे, बहुत मरतबा आपके साथ भी हमने प्रोग्राम में किया कि ये। लेकिन जो सवाल है ना वो सबके जहनों में यही है कि मतलब हम अभी तक जमहूरियत के उस पे नहीं पहुंच पाए कि जहां पर जो पॉलिटिशियंस हैं यहाँ के, जो पार्लियामेंट है वो बालातर। और जब ये बात कही गई कि ए पॉलिटिकल, तो उसके बाद ही हमें नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा जो है वो नाम लिया गया। तो यानी ये मेरा सवाल था कि या तो हम अपने आप को ना कहें कि जी हम जमहूरियत है, और अगर हम कहते हैं तो फिर हम उसकी तरफ सफर की तरफ लौटें, लेकिन हमें ये नजर नहीं आता। ये मेरा आपसे सर सवाल था। ये हम आप इस पे अगर बताइए। ये आपका सवाल बिल्कुल 100% जस्टिफाइड है। चूंकि देखें, जब आप ये कहते हैं कि हम एक वेस्टमिनिस्टर टाइप ऑफ डेमोक्रेसी हैं, तो उसके फिर आपको सारे तकाजे जो हैं वो पूरे करने पड़ते हैं, जिसमें पार्लियामेंट जो है वो एक फाइनल अथॉरिटी होती है मुल्क के किसी भी मामले में। लेकिन आपकी पार्लियामेंट की ये हालत हो कि वो आपकी खुफिया एजेंसियों के इशारे पे नाच रही हो, या खुफिया एजेंसियों के कहने पे आपकी पार्लियामेंट के अंदर जो है वो तोड़फोड़ और चेंज ऑफ जो अलायंसेस है और जो प्राइम मिनिस्टर है और जो भी होता रहा है माजी में आपने देखा, तो इसका मतलब यही है ना कि रूल ऑफ लॉ तो फिर नहीं है ना। रूल ऑफ लॉ तो ये है कि आपकी अगर एक सुपरमेसी है तो उसको आप कानून के मुताबिक उस तरीके से चलाएं, और मुल्क की किसी कुव्वत को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो आके उसको अपनी मर्जी के मुताबिक मैनिपुलेट करे या डिक्टेट करे या चलाए, जो पाकिस्तान में 70 साल से हो रहा है। यानी सर अगर पार्लियामेंटेरियंस को या पॉलिटिशियंस को ये नहीं होना चाहिए कि वो उंगलियों पे नाचें, तो फिर इदारों को भी ये नहीं होना चाहिए कि वो उनको उंगलियों पे नचाएं। बिल्कुल एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूं कि जब आप किसी मदाखलत को कबूल करेंगे तो इसका मतलब है रूल ऑफ लॉ नहीं है। चूंकि मुल्क में कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जिन पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं हो रहा है, और वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा लीगल इकदाम करके तो आपके सिस्टम को जो है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं और चला रहे हैं। इसलिए ये बड़ी क्लियर सी बात है कि इसमें जो रूल ऑफ लॉ का वाज़े मतलब सीधा सीधा ये है कि हर आदमी अपनी डोमेन के अंदर रह के तो अपना जो फरीजा है, जो भी उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने या कानून ने दिया है, वो सर अंजाम दे। फौज का काम जो है वो क्लियरली डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कि फौज अपने बैरकों में या अपने क्वार्टर्स में रह के तो मुल्क को जो खतरात बैरूनी कुव्वतों और फौजों की तरफ से दरपेश हैं उनके लिए जो है वो तैयारी करे या बंदोबस्त करे या विजिलेंट रहे या जो भी उसकी जिम्मेदारियां हैं।
लेकिन अगर वो जाके पार्लियामेंट पे नजर रखे कि यहाँ पे कौन सा मेंबर कौन सी पार्टी की तरफ जा रहा है और कौन सी पार्टी के खिलाफ अदम एतमार हो रहा है और किसका हो रहा है, ये आप एक तरफ देखें तो इसका मतलब ये है ना कि फौज एज ए इदारा ना सही, लेकिन फौज के कुछ अफराद एज ए फर्द, एज ए इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ से बाहर निकल के इकदाम कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आपका सियासतदान या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या किसी पार्टी का चेयरमैन जो है वो फौज को ये कहता है कि आप न्यूट्रल ना रहें बल्कि मेरा साथ दें, या आप जो है वो रात के अंधेरे में, जैसा कि उन्होंने कहा, जाके उनसे किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वफादारियां तब्दील करने की बात कर रहे हैं या कोई ऐसा इकदाम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो पॉलिटिशियन और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रूल ऑफ लॉ की खिलाफवर्जी कर रहा है और अपनी डोमेन से बाहर निकल के तो काम कर रहा है। तो ये पाकिस्तान में हो रहा है जो मैंने अर्ज किया। सर लेकिन सॉरी टू कट यू, आपसे ये भी करना चाहूंगी, वो एक होता है ना, वो कही जाती है, एक पहेली पूछी जाती है कि ये बताएं कि अंडा पहले या मुर्गी पहले। इसमें अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नचाने वाले या नाचने वाले, कौन पहले, किसने काम किया, ये शुरू कहाँ से हुआ? अंडा और पहले और मुर्गी पहले की बात ही नहीं है जी। ये पाकिस्तान में बेसिकली, इसमें अब कोई सीक्रेट नहीं है कि सबसे पहले जो है वो मिलिट्री ने इंटरवेंशन पॉलिटिक्स में की है, जो अयूब खान के दौर में, और मुल्क में डेमोक्रेसी को डिरेल करके तो एक ऐसा सिस्टम इन प्लेस किया है जो डिक्टेटरशिप के जेरे साया आ गया और आज तक उसके साए मौजूद हैं। और ये जो कहते हैं कि जब मिलिट्री जो है वो सामने नहीं होती तो फिर भी उनके मामलात जो हैं वो उसी तरीके से इंटरवेंशन के या इंटरफेरेंस के उसी तरीके से चलते रहते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है जो आज आपके सामने है, जो आज आपके सामने किस शक्ल में है कि सिर्फ एक आदमी को आप एग्जाम्पल पे तौर पे ले लें, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, तो उन्होंने खुद जब ऑन वीडियो रिकॉर्ड ये कहा है कि 3 साल तक मेरी हुकूमत जो थी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन हुकूमत मेरी नहीं थी, डिसीजन कोई और करता था। और फिर वही शख्स है जो कहता है कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते जी, हम जो है वो हक और बातिल की जंग लड़ रहे हैं, तो इसमें मैं हक हूं और आप मेरे साथ आएंगे। तो इसमें फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई डेमोक्रेसी है या रूल ऑफ लॉ है या कोई ऐसी चीज है? ये तो एक क्लियर किस्म का एक ऐसा सिस्टम है, गुफ्तगू को जो काम नहीं करना चाहिए वो कर रही है। मसलन एक क्वार्टर मास्टर जो है उसका काम क्वार्टर में बैठ के तो अपने अंडर जो उसकी कंटीजेंट है उनकी जरूरियात और मामलात का ख्याल रखना होता है, उसके बजाय वो अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ख्याल रखना शुरू हो जाए कि वो किस पार्टी में है और किस में नहीं है, तो बात तो फिर खत्म हो गई कि कोई डेमोक्रेसी या कोई इस तरह का सिस्टम जो है वो वहां पे है। और यही वजह है कि मैं ये कहता हूं कि आप इसको इंडिया के साथ जो कंपेयर करते हैं ये बहुत बड़ा जुल्म है। उसकी वजह ये है कि इंडिया में इस तरह की कोई एक एग्जाम्पल भी, जैसा कि आपने कहा, मौजूद नहीं है कि कोई भी ऐसी फोर्स, कुव्वत या ताकत जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र ना हो, उसने कभी उसकी जो पॉलिटिक्स है उसमें इंटरफेरेंस की हो और वो जो है वो बच के उसमें या कामयाबी से जो है वो उससे बच गई हो। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। हालांकि जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के नफ्सियात, उनकी बैकग्राउंड, उनका तर्ज अमल, तर्ज अंदाज, तर्ज फिक्र, बहुत सारी चीजें जो हैं वो 100% मिलती हैं। पॉलिटिक्स में जो करप्शन है, पॉलिटिक्स में जो हेर फेर है, पॉलिटिक्स में जो मैनिपुलेशन है, बहुत सारे टैक्टिक्स मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद वहां चूंकि डेमोक्रेसी को एज ए नॉर्म, एज ए सिस्टम एक्सेप्ट कर लिया गया जिसमें गुंजाइश ही नहीं है किसी खुफिया हाथ के इंटरफेरेंस की। आपने ये तय कर लिया कि हमारी डेमोक्रेसी चलेगी तब जब कोई न्यूट्रल नहीं रहेगा और हमारे सर पे उसका हाथ और आशीर्वाद होगी। तो ये तो 2 अलग अलग सिस्टम हो गए ना, फिर ये कंपेयर करना ज्यादती है। इसलिए